नमस्कार बच्चों, ये पाठ है पाठ 12 कक्षा 8 के लिए समय की सुरंग। बहुत ही रोमांचक सा पाठ है। हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। इस पाठ को पढ़ते हैं, कई बार पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि अरे इसमें कितना सारा रहस्य है, रोमांच है और क्या क्या हो रहा है। आप लोगों ने अपने बचपन में हैरी पॉटर तो जरूर देखी होगी। आपने हैरी पॉटर या जुरासिक पार्क ऐसी वाली पिक्चरें देखी होंगी जो कि असलियत ना होते हुए भी बहुत सारी काल्पनिक चीज़ें जिसमें दिखाई गई हैं। आदमी कोई झाड़ू के ऊपर बैठ के उड़ थोड़ी सकता है, जैसा कि हैरी पॉटर में बता दिया उन्होंने। या डायनासोर, हमने किसी ने देखे ही नहीं डायनासोर्स, लेकिन जुरासिक पार्क में पूरे डायनासोर को जीवित दिखा दिया है। और वो सब जो कल्पना की गई है, तो जो H.G. वेल्स जी हैं उन्होंने ऐसी ही कहानियाँ लिखी हैं, ऐसी ही रचनाएं की हैं। जुरासिक पार्क, हैरी पॉटर जैसी रोमांचक रचनाओं से इन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। तो लेखक के अनुसार दुनिया जो है ना, पूरी रहस्य से, रोमांच से भरी पड़ी है। और यदि इसके साथ कल्पना शक्ति को भी वो कहते हैं सम्मिलित कर दें, तो आश्चर्यचकित होना कोई असंभव बात नहीं है। वो कहते हैं इसमें और अपने कल्पना के रंग भर दो कि हाँ भाई, हम कल्पना करते हैं कि चांद के ऊपर प्लॉट काट दिए, हम चांद पर घर बसा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं। यह भी अब कल्पना ही तो है हमारे लिए अभी, कि जब चांद पे घर बनेगा पता नहीं कितना टाइम होगा, लेकिन हम अभी सोचते हैं कि लोग चांद पर घर बना रहे हैं। तो ऐसी ही रचनाएं उन्होंने वेल्स जी ने की हैं। और वेल्स जी की रचना जो है टाइम मशीन, इनकी एक रचना है टाइम मशीन, उसी के हिंदी रूपांतर से वो उसमें से हमने बहुत सारे, इन्होंने ये लेखक ने कुछ अंश लिए हैं जो कि काल्पनिक होते हुए भी हमें, जब हम पूरा पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच हम वास्तविक दुनिया में पहुंच गए हैं। बहुत रहस्य है इसमें, रोमांच है। छोटे छोटे लोग आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया में ऐसे वाले लोगों का ऐसे वर्णन किया हुआ है। तो इस कहानी को आप देखो, रोमांचित हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस। समय की सुरंग। हम सबको जैसे पक्षाघात हो गया था। प्रयोगशाला के द्वार पर वह अर्थात हमारा मित्र खड़ा हुआ था। उसके कोट पर धूल की परतें जमी थी, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला पड़ा था। हमारा यह मित्र एक वैज्ञानिक था। उसने एक मशीन बनाई थी, उसका नाम रखा था टाइम मशीन। उसका दावा था कि उसकी यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम थी। काल की यात्रा अर्थात उस मशीन पर बैठकर वह अतीत में जा सकता था, भविष्य की सैर कर सकता था। इसीलिए हमने अपने मित्र को एक नया नाम दिया था, काल यात्री। उसने हमें अपनी इस मशीन के बारे में कई बार बताया था। उसका आकार एक कुर्सी जैसा था। उसमें अनेक यंत्र भी लगे हुए थे। उसमें 2 हैंडल भी लगे हुए थे। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सैर की जा सकती थी, दूसरा हैंडल अतीत में ले जाता था। काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए बुलाया था। जब हम उसके निवास स्थान पर पहुँचे, तब न तो काल यात्री वहाँ था और न ही उसका काल यंत्र अर्थात टाइम मशीन। उसने एक पत्र लिख छोड़ा था कि यदि मैं 7 बजे तक न आ पाऊं तो आप लोग भोज शुरू कर देना। हम सब उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे और अब वह सहसा हमारे सामने था, बदहवास हालत में। थोड़ी देर बाद वह कुछ सामान्य हुआ और उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू की। उसने कहा, आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था। अब उसका परीक्षण करना था। मैं कुर्सीनुमा काल यंत्र पर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींचा। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। पल भर में दिन निकलता और पल भर में रात हो जाती। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी, फिर 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। मैंने सोचा इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत नहीं होगा। मैंने हैंडल खींचा। अगले पल सैकड़ों बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज आई। मारे भय के मेरी आंखें बंद हो गई।
कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने एक विशाल मूर्ति थी। मिस्र के पिरामिडों के पास बने स्फिंक्स जैसी मूर्तियों के दोनों ओर पंख थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी, पर कहीं भी कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। मैं गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। मैंने नजरें उठाई, देखा पंखदार मूर्ति के पास से कुछ लोग मेरी ओर चले आ रहे हैं। थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। वे बेहद सुंदर थे। वे मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे आपस में बातें भी कर रहे थे, पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज बेहद मीठी थी, बच्चों जैसी। उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत कर मुझसे इशारे से पूछा, क्या मैं सूरज से आया हूं? मैं हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे पास बनी अट्टालिका की ओर चलने का संकेत किया। यह अट्टालिका संगमरमर की थी। दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले काले मोटे पर्दे टंगे हुए थे। उस समय वहां लगभग 100 लोग थे। वे सब फर्श पर बैठे थे। उनके सामने चौकियां थी, जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। वे सब बच्चों जैसे थे, खिलखिलाकर हंसते, बातें करते। वे मेरी ओर उत्सुकता से देखते। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। अब दिन ढलने लगा था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल इमारत के दूसरी ओर एक नदी थी। मैं नदी की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडहर नजर आए। एक स्थान पर एक शेड था। इसके नीचे एक कुआं बना था। फिर मेरी नजर पंखदार मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल मैं कांप गया, कारण मेरा काल यंत्र गायब था। मैं भयभीत हो उठा। काल यंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा? काल यंत्र को मैं स्फिंक्स के पास छोड़ आया था। अब वह वहां नहीं था। किसने उसे गायब किया? किसने उसे चुराया? क्या उन नन्हे सुंदर लोगों ने? मैं इमारत में लौटा। वहां सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उससे पूछना चाहा, पर वह मेरी बात समझ न पाया, फिर सो गया। चारों ओर अंधकार था। मैं निराश हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं कर भी क्या सकता था। जैसे तैसे रात बीती। सूरज निकलते ही मैं दौड़कर पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा जहां काल यंत्र रखा था, वहां जमीन पर लकीर बनी हुई है, मानो कुछ लोगों ने काल यंत्र को खींचा है। मैं उन निशानों के सहारे सहारे आगे बढ़ने लगा। आश्चर्य, ये निशान पंखदार मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो लगा कि वह भीतर से खोखला है। मुझे विश्वास हो गया, मेरा काल यंत्र इसी चबूतरे के भीतर छिपाया गया है। मैं चबूतरे में बना गुप्त द्वार खोजने लगा। इसी बीच वे नन्हे सुंदर लोग भी इमारत से बाहर निकल आए थे, किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो गए थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंत में मैंने धैर्य से काम लेने का निर्णय किया। इतना तो तय था कि काल यंत्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे के भीतर था। सवाल उस तक पहुंचने का था। अब मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। मैंने देखा उस मैदान में जगह जगह छायादार शेड हैं और हर शेड के नीचे एक कुआं है। एक बात और थी, ये नन्हे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। क्यों? इसका भी रहस्य शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया। हुआ यह कि एक दिन मैं एक खंडहर में विश्राम कर रहा था। वहां घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा, कौन है? और अगले ही पल मैंने टॉर्च जला दी। टॉर्च के प्रकाश में मैंने एक विचित्र जीव देखा।
बड़ी बड़ी लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक मारते ही दौड़कर गायब हो गया। मैं दौड़ा, पर जाने वह कहाँ छिप गया था। तभी मेरी नजर छायादार शेड के नीचे कुएं पर गई। वह इसी कुएं में तो नहीं छिप गया, मैंने सोचा। मैंने लपक कर कुएं में टॉर्च की रोशनी फेंकी। देखा, कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। कुएं की जगत पर बैठा बैठा मैं सोचने लगा। मैंने सोचा, शायद भविष्य की इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं, और दूसरे वे जो धरती के नीचे अंधकार में ही रहते हैं। मैंने यह बात एक युवती वीणा से इशारे में पूछी। इससे मेरा परिचय हो गया था। उसने इशारे में जो बताया, उसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम रखा मारलॉक। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा काल यंत्र उन्हीं मारलॉक लोगों ने छिपाया है। फिर मैंने तय किया कि एक दिन किसी कुएं के भीतर उतरकर मैं इन लोगों का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन मैं एक कुएं की जगत के पास जा खड़ा हुआ। मुझे वहां देख वीणा भी दौड़ी दौड़ी आई, पर जब मैं कुएं के भीतर उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भय से चीखने लगी। मैं निश्चय कर चुका था, मारलॉक लोगों की दुनिया देखनी जरूरी थी। मेरा काल यंत्र अवश्य उन लोगों ने ही छिपाया था। अब मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल पर पहुंच गया। मैंने माचिस की तीली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। मुझे कई मशीनों के चलने की आवाज भी सुनाई दी। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा सुरंग खत्म हो गई है और एक खुली जगह में तरह तरह की मशीनें लगी हैं। यह आवाज उन्हीं की थी। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे मारलॉक छिपे हैं। माचिस की तीली बुझते ही अंधकार में वे सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। मेरी आशंका सच निकली। माचिस की तीली बुझते ही वे सब शोर करते हुए मुझ पर टूट पड़े। मैंने तुरंत एक तीली जलाई। वे चीखते हुए पीछे हट गए। मौका पाकर मैं दौड़ा। सामने एक कुएं की सीढ़ियां थी। मैं उनके सहारे चढ़ने लगा और उन्हें किसी तरह धक्का देता हुआ मैं कुएं से बाहर आ गया। अब कोई खतरा न था। चारों ओर दिन का प्रकाश था। प्रकाश में मारलॉक निकल नहीं सकते थे। बाहर उन नन्हे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें वीणा भी थी। मुझे देखते ही वह खुशी से चीख उठी, पर मैं बेहद थक गया था। नीचे की दुनिया में मेरा दम भी घुट गया था। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश तो आ गया, पर तरह तरह की चिंताओं ने मुझे घेर लिया। यह तो तय था कि मेरा काल यंत्र मारलॉक लोगों ने ही छिपा कर रखा था, पर कहां, पहले यह पता लगाना जरूरी था। अब मैं इसी उधेड़-बुन में लगा रहता। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मुझे दूर तक नीली इमारत नजर आई। मेरे मन में उत्सुकता जगी और मैं पंखदार मूर्ति की ओर लौट पड़ा। मेरा इरादा वीणा के साथ उस इमारत में जाने का था। वीणा मुझे मिल गई। उसे लेकर मैं उस नीली इमारत की ओर बढ़ चला। वह नीली इमारत दरअसल एक पुरातत्व संग्रहालय की थी। मैंने उसमें तरह तरह की वस्तुएं देखी। कुछ वस्तुएं हमारे इस जमाने की भी थी। कांच की एक पेटी में एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। उसे देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाल ली। इसी तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिला। अब मैं मारलॉक लोगों से संघर्ष के लिए तैयार था। एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई दिया। उसे उठाते ही मुझ में दुगनी शक्ति आ गई। वीणा मेरी सारी कार्यवाही ध्यान से देख रही थी। मैं उसे लेकर इमारत के बाहर निकल आया। शाम ढलने लगी थी। अंधकार छाता जा रहा था और उसी के साथ साथ वीणा भय से पीली पड़ती जा रही थी, पर मैं निश्चिंत था। मैं उसे साहस भी बंधा रहा था। मैं जल्दी से जल्दी पंखदार मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा काल यंत्र उसी के नीचे छिपा कर रखा गया है। रात में मैंने घास इकट्ठी कर एक मशाल सी बना ली। फिर सूखी घास में आग लगा दी।
आग देखकर वीणा प्रसन्नता से ताली बजाने लगी। मैं आगे बढ़ चला। सहसा अंधकार में मारलॉक लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्हें पास पाकर वीणा मारे भय के बेहोश हो गई। उसे मैंने कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाता आगे बढ़ने लगा। अवसर पाकर मैंने माचिस की तीली भी जला दी। उसकी रोशनी देखते ही मारलॉक भाग खड़े हुए, पर तीली के बुझते ही वे मुझ पर टूट पड़े। अनेक लोग मुझसे लिपट गए। वे मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करने लगे, पर मैंने पूरी शक्ति से उन पर हमला जारी रखा। वे डरकर भागते, लेकिन अगले पल फिर आ धमकते। सहसा वे सब चीख कर भाग खड़े हुए। मैं चौंका, पर अगले पल सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया। जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश के कारण ही वे भाग रहे थे। किसी तरह मैंने वह रात काटी। हाँ, इस भाग दौड़ में वीणा मुझसे बिछड़ गई थी। मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिल पाई। चारों ओर मारलॉक लोगों की लाशें ही लाशें थी, पर वीणा का कहीं पता न था। हार कर मैं पंखदार मूर्ति की ओर बढ़ चला। इस समय मैं अपने काल यंत्र के बारे में सोच रहा था। काश वह मुझे मिल जाता। मैदान में नदी के किनारे नन्हे लोग आमोद प्रमोद में मग्न थे। पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही मैं चौंक गया। चबूतरे में एक द्वार निकल आया था। सामने ही मेरा काल यंत्र था। मैं तुरंत काल यंत्र की ओर दौड़ा। मैं उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज हुई और चबूतरे का द्वार बंद हो गया। मारलॉक बेहद चतुर थे। उन्होंने ही मुझे चतुराई से फांसा था। वे मुझ पर टूट पड़े। मैं जैसे तैसे काल यंत्र पर बैठ गया। मारलॉक मेरा इरादा भांप गए। वे कोशिश करने लगे कि मैं काल यंत्र का हैंडल न खींच पाऊं। उधर मेरे लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था। मैंने पूरी शक्ति के साथ हैंडल घुमा दिया। काल यंत्र चल पड़ा। मारलॉक पीछे हट गए। फिर वही हुआ। घड़ी की सुइयां अब पीछे की ओर घूमने लगी। बस आज की तिथि आते ही मैंने काल यंत्र बंद कर दिया और अब मैं तुम सबके सामने हूँ। काल यात्री की आप बीती अविश्वसनीय थी। उस पर भरोसा करना कठिन था, पर हमें उसकी बातों पर विश्वास हो गया था, कारण उसने हमें कुछ फूल दिखाए थे। ऐसे फूल हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन फूलों की सुगंध भी विचित्र थी। काल यात्री ने बताया था कि ये फूल उसे वीणा ने दिए थे। हम काल यात्री को आश्चर्य से देख रहे थे और वह मुस्कुरा रहा था। तो बच्चों, आपने अभी ये पाठ पढ़ा, देखा आपने समय की सुरंग, कैसे वो काल यात्री जो है उस वो यंत्र लेकर आया है और उसका यंत्र कहीं रह जाता है तो वो सोचता है मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जाऊंगा। बहुत सारी काल्पनिक सी कहानी है इसमें, लेकिन तब भी हमें अच्छा महसूस हो रहा है और रहस्य में है, इसलिए हमारे क्यूरियोसिटी बढ़ती चली आती है। हम सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। पूरी कहानी को पढ़ने के लिए, बार बार पढ़ने के लिए हमारा मन रोमांचित हो रहा है। इसी में से हमने कुछ शब्दार्थ लिए हैं। पक्षाघात मतलब लकवा मार जाना, एक अंक का कार्य करना बंद कर देना। सक्षम, समर्थ या योग्य है। बदहवास जिसे होश आवास ना हो, घबराया हुआ हो, परेशान हो। गगनचुंबी आकाश को छूने वाली, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें जो होती हैं उन्हें गगनचुंबी कहा जाता है। अट्टालिका ऊंचा भवन। गुप्त द्वार वह दरवाजा जो सामने से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वहां पर कहीं दरवाजा बना हुआ है। पुरातत्व पुरानी बातों के अनुसंधान, खोज के लिए और उसके अध्ययन से संबंध रखने वाली जो विशेष विद्या होती है उसको हम पुरातत्व कहते हैं। जो लोग जमीन के अंदर या कुछ पुरानी बातों की खोज करते हैं। संघर्ष, लड़ाई, आमोद प्रमोद, मौज मस्ती, ये कुछ शब्दार्थ हैं। कठिन है लेकिन आपको याद करने हैं ये। इसी के साथ पाठ में से ही हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स निकाले हैं। प्रयोगशाला के द्वार पर कौन खड़ा था? टाइम मशीन क्या थी? टाइम मशीन का आकार कैसा था? आपने देखा था वो एक कुर्सी के आकार की मशीन थी जिसपे कि वो काल यात्री बैठ गया था, तो टाइम मशीन का आकार कैसा था? टाइम मशीन के दोनों हैंडल
किस काम आते थे। आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक हैंडल किस ओर ले जाता था, दूसरा हैंडल किस ओर ले जाता था। काल यात्री का क्या सामान गायब था। काल यात्री काल यंत्र किसके पास छोड़ाया था और काल यंत्र किस जगह पर मिला। उसने छोड़ा कहाँ था लेकिन उसको कहाँ पर मिला। इमारत से कौन बाहर आए। नन्हे लोग, जो छोटे छोटे लोग उसको दिखाई दिए थे उस इमारत के अंदर, वो किसके पास जाने से डरते थे। अट्टालिका किससे बनी थी। अगले ही पल काल यात्री क्यों कांप गया। काल यात्री ने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का क्या नाम रखा। नीली इमारत किसकी थी। कांच की पेटी में क्या रखा था। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है ये। आप जब पाठ पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि पाठ में से ही मैंने हर पैराग्राफ में से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो आप बहुत ध्यान से इसे वीडियो को देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैदान में नदी के किनारे नन्हे लोग कहाँ मग्न थे। नन्हे लोग काल यात्री को कहाँ से आया हुआ समझ रहे थे। मॉरलॉक किससे डरते थे, क्योंकि उसने उन नन्हे लोगों को क्या नाम दिया था, मॉरलॉक। तो मॉरलॉक किससे डरते थे। दीवारों पर बनी खिड़कियों में किस रंग के मोटे पर्दे टंगे हुए थे। तो ये सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। जब पाठ आप पढ़ेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे जो स्टोरी में है, तो एनिमेटेड स्टोरी से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि कैसे है ना। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।